हेलो दोस्तों, दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग किंग लियर एक प्ले है जो कि ट्रेजेडी है। फुल टाइटल इसका है द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। इसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इससे पहले दो ग्रेट ट्रेजेडीज और दो कॉमेडीज को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियोज को नहीं देखा है उन्हें देख लें। ठीक है, चलो। और जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं वो ये चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लें लर्न विद पवन सर और आपको ये चैनल मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा अभी इसमें मेंबर नहीं है, लेकिन आप लोग ज्वाइन कर लें, फिर इस पर भी कुछ काम करते हैं। वीडियोज के लिंक और इसकी पीडीएफ इस पर शेयर किया करेंगे। ठीक है। इन विच ईयर वाज किंग लियर रिटन? किंग लियर जो ट्रेजेडी है सपोजडली किस ईयर में लिखी गई? तो इसका सही समय है 1605। ये सिर्फ अज्यूम्ड टाइम है क्योंकि शेक्सपियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है ना, कब वो थे और कब उन्होंने कौन सा वर्क किया है। लेकिन जिस तरीके से जो मिलते हैं रिकॉर्ड में वो ये सारी चीज़ें हैं। 1605 के आसपास ये लिखा गया। नेक्स्ट है हु इज़ द लेजिटिमेट सन ऑफ द अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर? एक अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर है जो कि आपके किंग लियर के अंडर आता है। एक ऑफिशियल है अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर। इसका लेजिटिमेट सन क्या है? ध्यान रखेंगे कि जैसे किंग लियर के साथ घटनाएं घटेंगी इस प्ले में, किंग लियर के साथ जैसे घटनाएं घटेंगी वैसे ही इस ग्लोसेस्टर के साथ भी घटनाएं घटती हैं। ठीक है, क्योंकि किंग लियर की जो संतान है, किंग लियर के बच्चे हैं, वो उसे धोखा देते हैं और ग्लोसेस्टर के बच्चे भी इसके साथ धोखा करते हैं। तो दो पैरेलल प्लॉट हैं। जो मेन प्लॉट है वो किंग लियर का है, इसी के साथ साथ एक सब प्लॉट भी चलता है जो कि ग्लोसेस्टर का दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका एक लेजिटिमेट सन है जो कि इसका बड़ा बेटा है, उसका नाम है, आपको पता होना चाहिए, एडगर है। ठीक है, ये इसका लेजिटिमेट सन है। एक दूसरा लड़का भी है इसका जो कि इलेजिटिमेट सन है, तो वो है एडमंड। एडमंड पूरे प्ले में कोशिश करता है कि जो ग्लोसेस्टर के बाद में एडमंड ही मेन रहे, है ना, ग्लोसेस्टर का वारिस एडमंड बने। एडमंड ऐसा चाहता है, इसके लिए बहुत छल कपट और सब कुछ करता है। ठीक है, और इसी के चलते ग्लोसेस्टर की मौत भी होती है, आपको आगे प्ले में पता चलेगा। ठीक है, एडगर जो है ये लेजिटिमेट सन है ऑफ द अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर, वेयर एज एडमंड इज द इलेजिटिमेट सन। एडमंड डिसीव्स ग्लोसेस्टर, ये ग्लोसेस्टर को धोखा देता है, इनटू बिलीविंग दैट एडगर इज प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम। ये ग्लोसेस्टर को विश्वास दिलाता है, एडमंड ग्लोसेस्टर को विश्वास दिलाता है कि जो एडगर है ये आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है ना, और आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और एडगर को ये एग्जाइल करा देता है। ग्लोसेस्टर इसकी बातों में आ जाता है और एडगर को निकाल देता है, बेदखल कर देता है ना। तो ऐसा ही कुछ किंग लियर के साथ भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाई डज किंग लियर डिसाइड टू डिवाइड हिज किंगडम एमंग हिज डॉटर्स? किंग लियर बूढ़ा होने वाला है और ये अपनी ओल्ड एज की तैयारी के लिए अपना जो सिस्टम है, पूरी संपत्ति है, वो अपनी 3 बेटियों में बंटवारा करना चाहता है। ठीक है, इसी के साथ साथ बंटवारा से पहले ये टेस्ट भी करना चाहता है कि कौन ज़्यादा लॉयल है, क्योंकि जो ज़्यादा लॉयल होगा, जो ज़्यादा लव में होगा, मीन्स जो ज़्यादा प्रेम देगा अपने पिता को, उसी को ये ज़्यादा संपत्ति देगा, उसी के प्रोपोर्शन में। ठीक है, ऐसा इसने डिसाइड किया है। यही इसका सबसे बेवकूफ़ी भरा डिसीजन था जिससे कि ट्रेजेडी होती है। इन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट लियर डिवाइजेस अ लव टेस्ट आस्किंग हिज डॉटर्स टू डिक्लेयर हाउ मच दे लव हिम। अपनी डॉटर्स को बुलाता है और उनसे पूछता है कि आप हमें कितना चाहती हो। ठीक है, और इसकी 3 लड़कियां हैं, किंग लियर की 3 लड़कियां हैं। एक तो गोनेरिल है, ध्यान रखेंगे, गोनेरिल है, दूसरी रीगन है और तीसरी कॉर्डेलिया है। ठीक है, इस टेस्ट में गोनेरिल और रीगन
ये दोनों लड़कियां बहुत ही चालाक हैं। ये लियर को खूब फ्लैटरी करते हैं, यानी खूब चापलूसी करते हैं कि आप ही जीवन हो, आप ही अन्नदाता हो, आप ही प्राणदाता हो, इस टाइप से बात करते हैं। लेकिन कॉर्डेलिया जो है वो इस जालसाजी का काम नहीं कर पाती है। कॉर्डेलिया जितना भी सच है वो अपने दिल से सच है, ठीक है। आगे और भी बातें पता चलेंगी। तो किंग लियर जो है गोनरिल और रीगन से खुश होता है, कॉर्डेलिया से दुखी होता है। तो कॉर्डेलिया से दुखी हो जाता है, कॉर्डेलिया के सच्चे प्यार को समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, ठीक है। तो किंग लियर कहता है कॉर्डेलिया से नथिंग टू नथिंग, अगर तुम कुछ बोल नहीं पा रही हो तो तुम्हें मिलेगा भी कुछ नहीं। तो ये अपनी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया को कोई संपत्ति नहीं देता है और इसे बेदखल कर देता है, डिसइनहेरिट कर देता है। विच कैरेक्टर रिमेन्स लॉयल, विच कैरेक्टर रिमेन्स लॉयल टू किंग लियर डिस्पाइट बीइंग बैनिश्ड। जब ये संपत्ति का गलत तरीके से बंटवारा करता है और कॉर्डेलिया को बेदखल कर देता है और गोनरिल और रीगन को संपत्ति दे देता है, और अपने आप किंग लियर कहता है कि हमें 100 नाइट्स चाहिए इंपॉर्टेंट तरीके से, जिससे कि हम राजा दिखते रहे, 100 योद्धा हमारे साथ रहने चाहिए जहाँ भी जाए। बाकी हम कभी तो गोनरिल के यहाँ जा कर के खाना खाएंगे और कभी रीगन के पास रहेंगे, ठीक है। अल्टरनेटली हम यहाँ रहा करेंगे दोनों के यहाँ, और हमें 100 योद्धा चाहिए, साथ में हमारा ग्लोसेस्टर होना चाहिए और अर्ल ऑफ केंट होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से डिसीजन लेता है। तो अर्ल ऑफ केंट जो है इसका विरोध करता है, कहता है कॉर्डेलिया के साथ गलत कर रहे महाराज, ये नहीं करना चाहिए। किंग लियर उस समय पूरी बेवकूफ़ी से भरा हुआ है। किंग लियर को केंट की ये बात पसंद नहीं आती है कि हमारे जो आदेश का तुम उल्लंघन कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। तो केंट को ये देश निकाल देता है बाहर। और केंट इतना लॉयल है किंग लियर के लिए, क्योंकि केंट बहुत समझदार है, अर्ल ऑफ केंट। तो ये बहुत समझदार, ये इसे लगता है कि ये बूढ़ा पगलाया हुआ है, हमें इसके साथ रहना जरूरी है, ये बहुत लॉयल है। तो ये अपना वेश बदल कर चला जाता है, लेकिन वापस आता है और उसकी सेवा करता है किंग लियर की, और वापस आकर के अपना वेश बदल लेता है और केएस बन जाता है, ठीक है। केएस बन करके फिर से आता है, किंग लियर जान नहीं पाता, उसे नौकरी दे देता है। तो ये फिर से पूरी लॉयल्टी के साथ किंग लियर की सेवा करता है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, केंट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हाउ डज द फूल कंट्रीब्यूट टू किंग लियर, एक फूल है इसमें किंग लियर में, उसका क्या योगदान है। तो फूल का योगदान ये है कि वो किंग लियर की सेवा करता है, ऑफर्स विजडम थ्रू हिज जेस्ट। फूल तो किंग लियर से कई गुना समझदार दिखाया गया है इस प्ले में। जो फूल है वो अपनी मजाक की बातों में बहुत ज्ञान की बातें बताता है, और किंग लियर को कई बार आईना दिखाने का काम करता है ना। तो फूल यूजेज आयरनी, रिडल्स और सॉन्ग का यूज करता है टू हाईलाइट लियर्स फूलिशनेस। लियर की बेवकूफ़ी को शो करने के लिए बहुत सारी आयरनी, रिडल्स, पहेली और कई गीत जो है यूज करता है, ठीक है। हिज रिमार्क्स आर ऑफन मोर इंसाइटफुल देन दोज ऑफ अदर कैरेक्टर्स। अन्य कैरेक्टर्स से कई बार, तो अन्य कैरेक्टर्स से ज़्यादा बुद्धिमानी भरे इसके जो हैं इसकी बातें होती हैं फूल की। तो ये फूल भी बहुत समझदार है। जो आपके विलियम शेक्सपियर हैं, इन्होंने जहाँ जहाँ पर फूल इनके लगभग हर प्ले में है कहीं ना कहीं, कुछ तो इनके बहुत ही इंटेलिजेंट फूल होते हैं, ठीक है, जो और कैरेक्टर्स को या मेन कैरेक्टर्स को रास्ता दिखाने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो फूल्स पर भी एक वीडियो आपको मिलनी चाहिए कि जो आपके जेस्टर हैं, फूल हैं, विलियम शेक्सपियर के प्लेज में कौन से प्ले में किस तरीके का रोल है उसका, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए फूल वाला जो कैरेक्टर है उसे भी ध्यान रखेंगे आप। व्हाट इज द अल्टीमेट फेट ऑफ कॉर्डेलिया इन द प्ले। कॉर्डेलिया के साथ फाइनली क्या होता है, उसका भाग्य उसके साथ क्या करता है। शी बिकेम्स क्वीन ऑफ फ्रांस, शी फॉरगिव्स हर फादर एंड लिव्स हैप्पीली, शी इज एग्जीक्यूटेड इन प्रिजन। प्ले के अंत में, अल्टीमेट का मतलब है प्ले के अंत में क्या होता है, सी इज एग्जीक्यूटेड इन प्रिजन, जेल में उसे मार दिया जाता है। कॉर्डेलिया आफ्टर रिटर्निंग टू सेव हर फादर, जब पता चलता है कि गोनरिल और रीगन ने अपने पिता की बहुत दुर्दशा कर रखी है, कॉर्डेलिया को जब खबर होती है, कॉर्डेलिया की शादी हो जाती है किंग ऑफ फ्रांस के साथ, ठीक है, किंग ऑफ फ्रांस के साथ। फ्रांस का जो राजा है वो शादी कर लेता है कॉर्डेलिया की वफादारी और इसकी सच्चाई देखकर। वैसे तो कॉर्डेलिया के 2 शूटर थे। जब इसने
रखा था कि शादी करने का प्रस्ताव रखा किंग लियर ने, तो कॉर्डेलिया के लिए 2 लोग आए थे। एक तो आया था अर्ल ऑफ बरगंडी। कौन आया था, ध्यान रखेंगे, अर्ल ऑफ बरगंडी। लेकिन बरगंडी जब आता है तो इसे पता चलता है कि किंग लियर ने इसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया, इसे कुछ मिलेगा नहीं। तो बरगंडी तो कहता है अपना प्रस्ताव मैं वापस लेता हूँ, मैं शादी ऐसी लड़की से नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन जो फ्रांस का किंग है वो शादी करने को तैयार हो जाता है। और बाद में फ्रांस का जो किंग है इसका बहुत अच्छा रोल है, ये वापस भी आता है कि किंग लियर की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो चुकी है। तो कॉर्डेलिया और किंग ऑफ फ्रांस वापस से इन्वेड करते हैं, हमला करने के लिए आते हैं ब्रिटेन पर, यानी इसके जो आपकी 2 लड़कियां हैं इनके विरुद्ध, ठीक है। लेकिन ये हार जाते हैं, उसके बाद में इन्हें जेल में ही कॉर्डेलिया को मार दिया जाता है। नेक्स्ट है हु किल्स एडमंड इन द प्ले। एडमंड को कौन मारता है? एडमंड कौन है? ग्लोसेस्टर का लड़का है जो छोटा भी है और इलेजिटिमेट बेटा है। तो इसे कौन मारता है एडमंड को? तो एडमंड को मारता है इसका एडगर, जो ग्लोसेस्टर का लेजिटिमेट सन है। एडगर जो है, एडगर को जब ग्लोसेस्टर निकाल देता है बाहर एडमंड के छल कपट की वजह से, एडमंड के बहकावे में आकर, तो एडवर बाहर चला जाता है और डिस्गाइज हो जाता है और ये एज ए पीजेंट बहुत सिंपल आदमी बन जाता है और अपना नाम रख लेता है पुअर टॉम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। एडगर अपना जो डिस्गाइज नेम रखता है वो पुअर टॉम रखता है, ठीक है। तो बाद में ये आता है, एक इनके बीच में डुएल होती है और जो एडमंड है इससे बहुत एकदम फैटली घाव हो जाता है, वुंड्स हो जाता है। बिफोर डाइंग एडमंड कन्फेसेस, लेकिन एडमंड जो है मरने से पहले कन्फेस करता है अपना क्राइम और अटेम्प्ट्स, फिर इसकी आंखें खुलती हैं कि मैंने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये एकदम प्ले के अंत की बातें हैं, तब कुछ हो नहीं सकता था। और ये कॉर्डेलिया को सेव करने की भी कोशिश करता है, कॉर्डेलिया को बचाने की कोशिश भी करता है लास्ट में। लेकिन इससे पहले तक इस दुष्ट ने ही जाली यानी आप फॉर्ज एक लेटर भेज दिया है और लेटर एडमंड ने लिखा है और उसमें जो है इस तरीके से लिखा है कि लोग समझें कि ये गोनरिल और रीगन ने लेटर लिखा है कॉर्डेलिया को मारने के लिए, और उस लेटर की वजह से कॉर्डेलिया को मार भी दिया जाता है। बाद में ये कोशिश करता है कि कॉर्डेलिया को बचा लें, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हाउ डज ग्लोसेस्टर बिकेम ब्लाइंड। ग्लोसेस्टर जो कि एडगर का पिता है, अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर है, तो ये कैसे अंधा होता है? ये अंधा होता नहीं, इसे अंधा किया जाता है, ठीक है। कौन है? जो कि दूसरी बेटी है किंग लियर की, गोनरिल के बाद की, वो रीगन है। रीगन और इसका हस्बैंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, ये दोनों ही मिलकर के ग्लोसेस्टर की आंखें निकाल लेते हैं, ठीक है, आंखें निकाल लेते हैं और ग्लोसेस्टर अंधा हो जाता है। इन एक्ट 3 सीन 7 ग्लोसेस्टर इज एक्यूज्ड ऑफ ट्रेजन फॉर हेल्पिंग लियर एंड कॉर्डेलिया। ये दोनों आरोप लगाते हैं ग्लोसेस्टर पर कि तुमने किंग लियर और कॉर्डेलिया की हेल्प की है, इसलिए कॉर्नवाल आंखें निकालता है और रीगन उसकी पत्नी ने उसे कहा होता है, उसे इनकरेज किया होता है, दबाव डाला होता है कि इस दुष्ट की आंखें निकाल लो, ठीक है। तो इसलिए कॉर्नवाल, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल एकदम इनसे मैच खा जाता है बेचारा। ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल गोनरिल और रीगन की तरह ही है, हालांकि गोनरिल जो बड़ी लड़की है उसका हस्बैंड जो कि ड्यूक ऑफ अल्बेनी है, वो शुरुआत में तो उसे लगता है कि चलो हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन बाद में इसके समझ आ जाता है कि ये दोनों लड़कियां बहुत नालायक हैं, अपने पिता के प्रति बहुत विद्रोही हैं। तो ड्यूक ऑफ अल्बेनी ज़्यादा मदद नहीं करता है, लेकिन जो कॉर्नवाल है ये बहुत संपत्ति का भूखा है, ये रीगन की पूरी मदद करता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ गलत होता है। What does किंग लियर रियलाइज अबाउट ह्यूमन नेचर बाई द एंड ऑफ द प्ले। किंग लियर को क्या रियलाइज होता है प्ले के अंत तक? इसे रियलाइज होता है कि दैट ट्रू लव इज़ नॉट बेस्ड ऑन फ्लैटरी। बाद में किंग लियर की आंखें खुलती हैं, ठीक है, जब सब कुछ बिगड़ चुका होता है तब इसे महसूस होता है कि लव इज़ नॉट बेस्ड ऑन फ्लैटरी। जो प्यार है उसमें फ्लैटरी पर बेस्ड नहीं है, प्यार में फ्लैटरी ज़रूरी नहीं है। कोई भी बच्चा आपका है, आपके प्रति लगाव रखता है, आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी फ्लैटरी करे। ऐसी ही कॉर्डेलिया थी। कॉर्डेलिया ने कहा था कि मेरे जो दिल में है आपके प्रति सम्मान वो मैं ही जानती हूँ, बट मैं मुंह से नहीं कह सकती हूँ।
लेकिन किंग लियर बोला अगर आप मुँह से कुछ नहीं कह सकती हो तो नथिंग फॉर नथिंग, अगर आप कुछ बोल नहीं सकती हो तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। इस तरीके से ये इसका एक स्टेटमेंट है किंग लियर का, ठीक है। और मटेरियल वेल्थ से एक जो है एकदम बाहर कर देता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज कॉर्डेलिया रिफ्यूज टू फ्लैटर किंग लियर लाइक हर सिस्टर। कॉर्डेलिया क्यों मना कर देती है अपनी अन्य बहनों की तरह किंग लियर की चापलूसी करने से? क्योंकि वो विश्वास करती, सी बिलीव्स दैट जेन्यून लव डज नॉट नीड एग्जेजरेटेड वर्ड्स। क्योंकि कॉर्डेलिया का मानना है कि अगर हम सच्चा लगाव, सच्चा स्नेह आपसे रखते हैं तो फिर हमें एग्जेजरेटेड वर्ड्स का मतलब यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलने की या चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कॉर्डेलिया का जो लव था अपने पिता के प्रति वो जेन्यून था, जबकि गोनरिल और रीगन ये फॉल्स थे, ये फ्लैटर करते थे गलत तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये किंग लियर को बेवकूफ़ समझती थी दोनों लड़कियां। नेक्स्ट है विच कैरेक्टर डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज अ मैड बेगर नेम्ड पुअर टॉम। अभी बता चुका हूँ पुअर टॉम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कैरेक्टर का, कौन सा कैरेक्टर अपना नाम पुअर टॉम रख लेता है बाद में? तो एडगर रख लेता है जब ग्लोसेस्टर इसे बाहर कर देता है, तो ये बाहर तो चला जाता है लेकिन वेश बदल कर आ जाता है, अपना नाम पुअर टॉम रख लेता है, ठीक है। क्योंकि ये बचना चाहता है एडमंड की स्कीम से, ठीक है। एडमंड इसे पकड़ना चाहता है क्योंकि एडमंड तो राजाओं के साथ में है, गोनरिल और रीगन के साथ में है, गोनरिल और रीगन सपोर्ट करते हैं और अंत में तो गोनरिल और रीगन दोनों को प्यार भी हो जाता है एडमंड से, इसी नालायक औलाद से ग्लोसेस्टर की, ठीक है। तो ये दोनों के साथ धोखा करता है बाद में, क्योंकि जिसका जैसा नेचर वो तो वैसा करेगा। तो पुअर टॉम नाम रख लेता है एडगर, एडमंड की स्कीम से बचने के लिए, उसकी चालबाजी से बचने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट मोटिवेट्स एडमंड्स बिट्रेयल ऑफ हिज फादर एंड ब्रदर। एडमंड क्यों अपने पिता ग्लोसेस्टर और अपने भाई एडगर से को धोखा देता है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो चाहता है ही डिजायर्स पावर एंड लेजिटिमेसी एज द राइटफुल एयर। ये उत्तराधिकारी बनना चाहता है ग्लोसेस्टर का, ठीक है। ये पावर चाहता है, लेजिटिमेसी चाहता है, लेकिन उस समय के नियम के हिसाब से जो बड़ा लड़का है एडगर, उसे ही उत्तराधिकारी होना चाहिए था। एडगर जो एडमंड है इसकी यही प्रॉब्लम थी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज रीगन डिमोन्स्ट्रेट हर क्रूएलिटी। रीगन की क्रूएलिटी कैसे समझ आती कि रीगन कितना क्रूएल लड़की है? क्योंकि इससे इनकरेज करती है, ये इनकरेज करती है द ब्लाइंडिंग ऑफ ग्लोसेस्टर। ये अपने हस्बैंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल को कहती है कि इसकी आंखें निकाल लो, इनकरेज करती है, एकदम जैसे मैकबेथ में लेडी मैकबेथ से कहती है कि काट लो सिर इसका। ऐसे ही यहाँ पर जो आपकी रीगन है ये करती है, कॉर्नवॉल को आदेश देती है और वो आंखें निकाल लेता है ग्लोसेस्टर की। इससे पता चलता है कि कितनी क्रूअल लड़की है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ द ड्यूक ऑफ अल्बेनी इन द प्ले। ड्यूक ऑफ अल्बेनी थोड़ा सा भला इंसान है। ड्यूक ऑफ अल्बेनी का रोल क्या है? इसका रोल है ही इनिशियली फॉलोज गोनरिल। ये गोनरिल का हस्बैंड है। शुरुआत में तो ये गोनरिल के हिसाब से काम करता है, इसे लगता है कि सही है। लेटर बाद में ही रियलाइजेज द इनजस्टिस अराउंड हिम। उसे पता चलता है कि ये बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। और वो अपोज करता है, विरोध करता है गोनरिल का, फाइटिंग फॉर जस्टिस अलॉन्ग साइड एडगर। फिर वो एडगर का पक्ष लेता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। Who among the following characters dies in the final act of the play? कौन से कैरेक्टर्स फाइनल एक्ट में मरते हैं? तो एडमंड की डेथ होती है, गोनरिल की डेथ होती है, रीगन की डेथ होती है, कॉर्डेलिया को जेल में मार दिया जाता है और किंग लियर पागल होकर मर जाता है, ठीक है, सदमे में मर जाता है। ऑप्शन ए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी कैसे मौत होती है। अभी और क्लियर हो जाएगा कुछ क्वेश्चंस के साथ। जो भी लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दें अगर क्लास पसंद आ रही है ना। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि पूरा डिटेल में सारी क्लासेस में सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो प्ले हो, चाहे वो नॉवेल हो, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज केंट डिस्गाइज हिमसेल्फ एज केएस। केंट, देखो यहाँ पे जो केंट है ये अर्ल ऑफ केंट है, इसीलिए इसे केंट बोला जाता है, ठीक है। वाई डज केंट डिस्गाइज हिमसेल्फ एज केएस। ये अपने आप को डिस्गाइज क्यों कर लेता है और केएस क्यों बन जाता है?
क्योंकि ये किंग लियर की सेवा करना चाहता डिस्पाइट बीइंग बैनिश्ड। किंग लियर ने इसे वैनिश कर दिया है, देश निकाला दे दिया है, लेकिन फिर भी ये डिस्गाइज होकर के केस बनकर किंग लियर के लगाव के प्रति आता है वापस और किंग लियर की सेवा करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे भी लोग थे अच्छे किंग लियर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज ग्लोसेस्टर्स कैरेक्टर पैरेलल लियर्स। ग्लोसेस्टर का जो कैरेक्टर है वो लियर के साथ एकदम पैरेलल क्यों है, मीन्स जैसा लियर के साथ है वैसे ग्लोसेस्टर के साथ कैसे है, तो ये आपको बताना है। इसका मतलब यह है कि बोथ आर बीट्रेड बाय दियर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से ही दोनों व्यक्ति ये धोखा पाते हैं एंड सफ़र ग्रेटली, और बहुत बुरी तरह से सफ़र करते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्लोसेस्टर की भी मौत बहुत जो है क्रूअल तरीके से मौत दी गई है इसे, वैसे ही पूरा लियर के साथ, और दोनों के बच्चे ही विश्वासघात करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट रोल डज ओसवाल्ड गोनरिल्स स्टेवार्ड प्ले इन द प्ले। एक ओसवाल्ड है जो कि गोनरिल का स्टेवार्ड है, ये क्या रोल प्ले करता है इस प्ले में। ही असिस्ट गोनरिल इन हर, स्टेवार्ड का मतलब मैसेज वगैरह देने वाला, मैसेंजर टाइप का। ही असिस्ट गोनरिल इन हर स्कीम्स एंड डिलीवर्स मैसेज टू एडमंड। वो गोनरिल की स्कीम, गोनरिल जो भी षड्यंत्र करना चाहती है ओसवाल्ड उसमें भरपूर मदद करता है उसकी, और एडमंड को मैसेज भी पहुंचाता है जो भी पहुंचाना होता है। ठीक है, क्योंकि गोनरिल एडमंड की तरफ जा रही। गोनरिल का जो पति है वो है ड्यूक ऑफ अल्बेनी, ध्यान रखना मैंने बताया था ड्यूक ऑफ अल्बेनी, और ड्यूक ऑफ अल्बेनी जो है ये इसकी ज़्यादा मदद नहीं करता है, तो इसे ये सिंपल बहुत मान लेती है, ये सोचती है ये तो बहुत ही कायर है, कॉवर्ड है अल्बेनी, और ये अल्बेनी की तरफ बिल्कुल ध्यान ना देकर इसे लगाव होने लगता है एडमंड से। ये अल्बेनी को धोखा देना चाहती है और एडमंड से शादी भी करना चाहती है, भी ध्यान रखना। लेकिन ये इस बात से भी जलती है क्योंकि इस प्ले में एक रीगन का पति जो है मार दिया जाता है, तो रीगन जो है विधवा हो जाती है, तो गोनरिल को डर है कहीं रीगन एडमंड से ना जो है जुड़ जाए, तो एडमंड दोनों का फायदा उठाता है, और बाद में जब पता चलता है तो आगे कुछ और क्वेश्चन से क्लियर होगी बात। ठीक है, ध्यान रखना ड्यूक ऑफ अल्बेनी को धोखा भी देती है गोनरिल, एडमंड से प्यार करने लगती है। ही असिस्ट गोनरिल इन हर स्कीम्स एंड डिलीवर्स मैसेज टू एडमंड। ठीक है, ये ओसवाल्ड की बात थी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केंट्स फाइनल वर्ड। केंट ने फाइनली कुछ कहा था, उसने कहा था आई हैव अ जर्नी सर शॉर्टली टू गो, माई मास्टर कॉल्स मी, आई मस्ट नॉट से नो। केंट ये बात कहता है एकदम प्ले के अंत में, जब केंट एकदम डेथ बेड पर है यानी मरने वाला है, तो केंट बचता है और एडगर बचता है प्ले के अंत में, केंट और एडगर बचता है, तो इन दोनों को ही शासन संभालने के लिए कहा जाता है। तो केंट कहता है मेरा तो अब जर्नी अंत हो चुकी, आई हैव अ जर्नी सर शॉर्टली टू गो, मुझे जाना होगा, माई मास्टर कॉल्स में, मेरा मालिक मुझे बुला रहा है। इसका मतलब दो हैं, माई मास्टर कॉल्स में यानी ईश्वर के लिए कहा है इसने कि मेरा मास्टर बुला रहा है, या किंग लियर मर चुका है तो ये अब भी किंग लियर के प्रति बहुत लॉयल है, तो ये हो सकता उसी को मास्टर बोल रहा हो कि माई मास्टर कॉल्स में, यानी मेरा मालिक वहाँ पहुँच चुका है और वो मुझे भी बुला रहा है और मैं उसे ना नहीं कह सकता हूँ, यानी मुझे अब जाना ही होगा। ठीक है, तो इसे क्या करता है केंट हिंट्स एट हिज इमिनेंट डेथ। इमिनेंट का मतलब नियर फ्यूचर में जो होने वाली उसकी डेथ है वो उसकी तरफ इशारा करता है इस लाइन के थ्रू। ठीक है, एक्ट 5 सीन 3 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लियर्स फाइनल वर्ड। लियर के जो फाइनल वर्ड्स हैं, लियर बोलता है लुक देयर लुक देयर, तो ये क्या है, ये हैलुसिनेट्स आउट ऑफ ग्रीफ बिफोर डाइंग, क्योंकि मरने से पहले लियर एकदम पागलों वाली कंडीशन में हो गया है, तो ये इस जैसे नहीं पागल लोग जैसे काम करते हैं उसी तरीके से इसे हैलुसिनेट बोलेंगे। लियर होल्डिंग कॉर्डेलियाज डेड बॉडी, कॉर्डेलिया को जेल में मार दिया गया है। लियर को थोड़ा सा समझ आ गई है कि कॉर्डेलिया अच्छी लड़की थी और इन लोगों ने मेरे साथ और कॉर्डेलिया के साथ दोनों के साथ गलत किया है, तो ये कॉर्डेलिया की डेड बॉडी अपने हाथों में लिए हुए हैं। इमेजिन्स शी इज अलाइव, और पागल इतना पागलपन सवार है किंग लियर पर कि इसे लगता है कि कॉर्डेलिया अभी जीवित है।
रिफ्लेक्टिंग हिज फाइनल मोमेंट्स ऑफ डिल्यूजन एंड हार्ट ब्रेक, और इसका एकदम दिल जो है परेशान है किंग लियर का, और पागलपन में ही ये कहता है लुक देयर। कॉर्डेलिया से ही बोलेगा लुक देयर मीन्स इसे लगता है कि वो जीवित है। नेक्स्ट है हु सेज द फेमस लाइन नथिंग विल कम ऑफ नथिंग। ये बात मैं बता चुका हूँ, ये एकदम शुरुआत में लाइन है प्ले के। तो जब ये बंटवारा कर रहा होता है संपत्ति का किंग लियर, तो किंग लियर से कॉर्डेलिया बोलती है कि मैं अपने बात को, अपने जेन्यून प्रेम को शब्दों में नहीं कह सकती हूँ, और ये चीज़ें शब्दों में कहने की नहीं है, ये तो दिल में रखने की बातें हैं। मैं आपको जितना मानती हूँ दिल से मानती हूँ, ठीक है। तो इसने कहा मेरे पास शब्द नहीं है, तो लियर ने ये बात बोली थी नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, अगर तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो मिलेगा भी कुछ नहीं, ठीक है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, यानी प्ले की एकदम बिगनिंग की बातें हैं। ये बात किंग लियर बोला था। What does Edmund mean when he says? एडमंड का मतलब क्या है जब वो कहता है दाउ नेचर आर माई गॉडेस। एडमंड नेचर में विश्वास करता है। यहाँ पर एडमंड थोड़ा सा आपको बातों से लगेगा अच्छा आदमी है, क्योंकि ग्लोसेस्टर मानता है कि जो हमारा जो बेटा है लेजिटिमेट है वो तो एडगर है, और एडगर को ही हमारा उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो ये एडमंड ये बात बोलता है और बोलता है, लेकिन यहाँ पे इस बात से ये बहुत अच्छा व्यक्ति दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है षड्यंत्र करता है और एडगर को दुश्मन बना देता है अपने ही पिता का, ठीक है। एडगर को अपने ही पिता का दुश्मन बना देता है और ग्लोसेस्टर को ये बात समझाने में सफल हो जाता है कि एडगर बहुत नालायक है, बहुत ही दुष्ट है, ठीक है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस सेंटेंस का मतलब क्या है, दाउ नेचर आर माई गॉडेस, इसका मतलब ये है कि ही बिलीव्स इन द सुपीरियोरिटी ऑफ नेचुरल ओवर लेजिटिमेट बर्थ। इसने कहा हम लेजिटिमेट उसके सन नहीं है तो क्या हुआ, जो प्रकृति के नियम है वो तो हैं, ठीक है। इस तरीके की बातें हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द फूल मीन व्हेन ही टेल्स लियर। फूल ने एक बात बोली थी किंग लियर से, कहा था दाउ शुडेस्ट नॉट हैव बीन ओल्ड टिल दाउ हैडेस्ट बीन वाइज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये प्ले की। और एक फूल जिसे केवल हंसी मजाक का पात्र समझा जाता है और वो इतनी बुद्धिमानीपूर्ण बात करता है। जब बंटवारा होता है संपत्ति का तो फूल कहता है किंग लियर से दाउ शुडेस्ट नॉट हैव बीन ओल्ड, आपको बूढ़ा नहीं होना चाहिए था पहले, टिल दाउ हैडेस्ट बीन वाइज, जब तक आप में दिमाग ना आ जाता, जब तक आप में बुद्धि ना आ जाती। कहने का मतलब आप बूढ़े तो हो गए लेकिन बुद्धि अभी भी नहीं है तुम्हें, ठीक है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को पहले बुद्धिमान हो जाना चाहिए, एज में बड़े होने से कोई मतलब नहीं है। किंग लियर बूढ़ा है लेकिन बेवकूफ़ है, वो बूढ़ा भले ना होता लेकिन उसमें थोड़ी सी बुद्धि जरूर होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है इस लाइन का, ठीक है। तो विजडम शुड कम बिफोर एजिंग, इसका मतलब ये है कि फूल कहना चाहता है कि पहले थोड़ा सा ज्ञान बुद्धि दिमाग आदमी में आ जाना चाहिए, एज बाद में उसकी बढ़नी चाहिए, ठीक है। इन एक्ट सीन 5 की बात है। फूल क्रिटिसाइज करता है लियर की आलोचना करता है फॉर मेकिंग पुअर डिसीजंस इन हिज ओल्ड एज, बुढ़ापे में इतने गलत डिसीजन लिया है ये, इस बात की आलोचना के लिए कि जो आपका फूल है ये बात बोलता है। हु सेज एज फ्लाइज टू वांटन वॉयज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। एज फ्लाइज टू वांटन वॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। ये बात ग्लोसेस्टर बोलता है। ग्लोसेस्टर बोलता है इन एक्ट 4 सीन फर्स्ट में। ग्लोसेस्टर एक्सप्रेस हिज डिस्पेयर, ग्लोसेस्टर बहुत निराश है आफ्टर बीइंग ब्लाइंडेड, जब ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल जो है इसे अंधा कर देता है। किसके कहने पर, अपनी पत्नी रीगन के कहने पर इसकी आंखें निकाल लेता है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, और ये बहुत सफ़र कर रहा होता है। लेकिन इसे समझ आता है ग्लोसेस्टर को जो भी हुआ है हुआ तो मेरे ही बच्चों के द्वारा है, इसी का एडमंड जो है इसका यही इसी वजह था। तो ये लाइन बोलता है ग्लोसेस्टर, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही डीप है। ग्लोसेस्टर का कहने का मतलब एज फ्लाइज टू वांटन वॉयज, फ्लाइज का मतलब मक्खी कीड़े मकोड़े, टू वांटन वॉयज, वांटन का मतलब शैतान बच्चों के लिए। जैसे शैतान बच्चे रास्ता चलते किसी कीट पतंग को मार देते, कहीं हाथ से कहीं पैर रख करके, कहीं उनकी टांगें तोड़ देते हैं, कहीं पंख तोड़ते हैं, इस तरीके से खेल होता है बच्चों के लिए और उन कीड़े मकोड़ों की तो जान चली जाती है।
वैसे ही आर वी टू द गॉड्स, गॉड भी ऐसा ही हम लोगों के साथ करता है। दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, अपने खेल के लिए, अपने एंजॉय के लिए गॉड भी हमें मारता है उसी तरीके से जैसे शैतान बच्चे कीट पतंगों को मार देते हैं, है ना। ये बात ग्लोसेस्टर बोलता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन, इस लाइन का महत्व क्या है। द व्हील इज कम फुल सर्कल आई एम हेयर, ये बात कौन बोलता है और इसका मतलब क्या है, बहुत ही डीप मतलब है इसका। एडमंड बोलता है ये बात। एडमंड एक्नॉलेजेस दैट फेट हैज ब्रॉट हिम डाउन, एडमंड की जब मौत नज़दीक आती है तब एडमंड को ये बात समझ आती है, क्योंकि एडमंड थोड़ा नेचर और ईश्वर में भी भरोसा कहीं ना कहीं करता था, क्योंकि एक लाइन इसने और बोली थी कि नेचर तो है, नेचर तो देख रहा है, लेकिन दुष्ट भाई बहुत था। तो इसे समझ आ रहा है द व्हील इज कम फुल सर्कल, जो व्हील है यानी यहाँ से काम शुरू हुआ था, यहाँ से हमने पाप शुरू किए थे और ये पाप लौट कर हमारे पास ही आ गए हैं, यानी जो व्हील है वो पूरा सर्कल बन चुका है, यानी मैंने गलत काम किया था और अब वो लौट के सब हमें आ रहे हैं और मेरी मौत अब निश्चित है। आई एम हेयर, ये बात कहना चाहता है एडमंड यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द व्हील इज कम फुल ऑफ सर्कल, इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है व्हाट डज लियर मीन, व्हाट डज लियर मीन, लियर का मतलब क्या है यहाँ पर कहने का। जब लियर ये बात बोलता है आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग, ठीक है, आई एम अ मैन मोर सिंड, यानी मेरे साथ पाप ज्यादा किया गया है, अगेंस्ट देन सिनिंग, मैंने पाप कम किया है, यानी मैंने भी कम पाप नहीं किया, मैंने भी पाप किया, मुझसे भी अपराध हुआ, लेकिन मेरे अपराध के बदले जो मेरे साथ अपराध हुआ, आई एम मोर सिंड, मेरे साथ जो अपराध हुआ वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ही एडमिट्स टू बीइंग अ सिनर, ये अपने आप को अपराधी स्वीकार करता है कि मुझसे गलती हुई है, बट बिलीव्स ही हैज सफर्ड मोर देन ही डिजर्व, लेकिन कह रहा था इसकी सजा हमें उतनी नहीं मिलनी चाहिए थी जितनी दी गई, ये बात किंग लियर कहता है ना इस लाइन के थ्रू, ठीक है। इन एक्ट 3 सीन 2 में लियर एक्नॉलेज करता है यानी स्वीकार करता है हिज फॉल्ट्स, अपनी गलतियों को, और कहता है कि मैं इतना क्रूएल नहीं था जितनी क्रूएलिटी मेरे साथ मेरी डॉटर्स ने की है। नेक्स्ट है व्हाट डज कॉर्डेलिया मीन व्हेन ही सेज, कॉर्डेलिया कहती है ये बात तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। व्हेन ही सेज अनहैप्पी दैट आई एम, आई कैन नॉट हीव माई हार्ट इनटू माई माउथ, कॉर्डेलिया ये बात बोलती है कि कितना मैं अनहैप्पी हूँ, कितना मैं अभागी हूँ कि मैं जो मेरे दिल में है, जो बात मेरे दिल में है वो मैं अपने मुंह में नहीं ला सकी, यानी मैं दिल से तो अपने पिता से बहुत प्रेम करती हूँ लेकिन मैं उसे मुंह से एक्सप्रेस नहीं कर पाई, यानी मेरा जो दिल था वो मेरे मुंह में आ जाना चाहिए था, यानी मेरी जो दिल की बातें थी वो मेरे मुंह में आ जानी चाहिए थी, और जैसे बाकी दोनों बहनों ने फ्लैटरी की वैसे ही मुझे, वो तो प्यार करती नहीं है, मैं तो वास्तव में इनका सम्मान करती हूँ, तो मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाने चाहिए थे लेकिन नहीं निकले, कितनी अनहैप्पी हूँ मैं। ये थोड़ा सा सिंपल है, सॉबर है, और फिर कॉर्डेलिया ये ज़्यादा बातों में भरोसा नहीं करती है, तो इसका मतलब है शी कैन नॉट एक्सप्रेस लव थ्रू एम्पटी वर्ड्स, वो झूठे मूठे शब्दों से अपना प्यार को, अपने प्रेम को, अपने लगाव को बयान नहीं कर सकी थी, ठीक है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में कॉर्डेलिया रिफ्यूज करती है फ्लैटर लाइक अदर हर सिस्टर्स, जो लियर की फ्लैटरी चापलूसी करने से ये मना कर देती, कहती कि मैं दिल की बातें हैं मैं अपने दिल से ही समझती हूँ, मुंह से नहीं बोल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज द गॉड्स आर जस्ट एंड ऑफ आवर प्लेजेंट वॉइसेस मेक इंस्ट्रूमेंट टू प्लेग अस, ये बात बोलता है एडगर जो कि ग्लोसेस्टर का बेटा है। एडगर बोलता है जो गॉड्स हैं वो न्यायप्रिय हैं, गॉड जो हैं वो न्याय करते हैं, एंड ऑफ आवर प्लीजेंट वॉइसेस, और हमारे जो छोटे छोटे वॉइसेस हैं, वॉइसेस का मतलब हमारे छोटे छोटे जो अपराध हैं, जो गलतियां हैं, उन्हीं को अपना हथियार बना लेता है गॉड, टू प्लेग अस, और उन्हीं का हमसे पूरा चुकता करता है, यानी पूरा उनका एवरेज करता है। प्लेग अस का मतलब उन्हीं के बदले हमें सजा देता है, ठीक है। गॉड बहुत ही जस्ट होते हैं, बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं, और वो हमारी छोटी छोटी गलतियों या जो भी गलतियां हैं उन्हें हथियार बना लेते हैं और उन्हीं के बेस पर हमें सजा देते हैं। ये बात एडगर बोलता है एक्ट 5 सीन 3 में। एडगर टेल्स एडमंड दैट पीपल आर पनिश्ड फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स, ठीक है। एडगर यही बोलता है और कहता है एडमंड से, ठीक है, अपने भाई से, क्योंकि एडगर ही एडमंड को मारता है बाद में,
तो एडमंड से बोलता है कि जो गॉड है वो बहुत जस्ट है, ध्यान रखना, और जो गलतियां की हैं उनकी सजा देता है। एडमंड, आपका भी निकट आ गई है मौत, क्योंकि आपने भी जो गलतियां की हैं अब गॉड आपके साथ भी न्याय करने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन। इस लाइन का मतलब क्या है? When we are born, we cry that we are come to this great stage of fools। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जाएगा किस प्ले में है या किस कैरेक्टर के द्वारा बोली गई। किंग लियर के द्वारा बोली गई है ये लाइन। ठीक है, किंग लियर रियलाइज करता है कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग और फुलिशनेस। लाइफ बहुत ही बेकार है, मूर्ख लोग हैं इसमें और सफरिंग से भरी हुई है। इस लाइन का मतलब है व्हेन वी आर वॉर्न। चलिए पहले इसे समझ लेते हैं फिर बाद। इन एक्ट 4 सीन 6 की ये बात है। ब्रोकन लियर सीज द वर्ल्ड एज अ ट्रेजिक एंड एब्जर्ड प्लेस। जब लियर के साथ ट्रेजिडी अल्टीमेटली हो चुकी है, जहाँ तक है कुछ ही चीज़ें बची हैं, केवल लियर का मरना ही बचा है, तो लियर रियलाइज करता है ये दुनिया कितना दुखपूर्ण है, कितना गलत लोगों से भरी हुई है। तो लियर जस्टिफाई करता है, लियर बताता है कि व्हेन वी आर बोर्न, यही वजह है कि जब मेरा जन्म होता है, यानी जब लोगों का जन्म होता है तो लोग रोते हैं, जैसे ही जन्म हुआ तुरंत रोते हैं। उस रोने की वजह लियर कहता है वो ये है दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स, क्योंकि हम जन्म लेने के बाद पछताते हैं कि कैसे मूर्खों की भीड़ में आ गया हूँ मैं। ठीक है, इस दुनिया में जो भी लोग हैं वो जालसाज हैं, झूठे हैं, धोखेबाज हैं। ये सोच कर कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो तुरंत रोने लगता है। ऐसी बात बोलता है किंग लियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फिलोसफिक लाइन है। नेक्स्ट है हु सेज हाउल 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 हाउल। ये किंग लियर रो रहा होता है एंड वाई। ठीक है, हाउल हाउल हाउल, तो ये क्या है? आंसर है ए, किंग लियर व्हेन ही सीज कॉर्डेलिया's डेड बॉडी। किंग लियर को पता चलता है कि कॉर्डेलिया प्रिजन में मार दी गई है और किंग लियर जो है रोता है कॉर्डेलिया की डेड बॉडी को देखकर। एक्ट 5 सीन 3 में है लियर रिपीटेड क्राइज एक्सप्रेस हिज अनवियरेबल ग्रीफ। तो जो लियर है वो रो रहा होता है कॉर्डेलिया की डेथ पर, मेकिंग वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक मोमेंट, और ये बहुत ही दुखद मोमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज रीगन मीन व्हेन ही सेज ओ सर टू विलफुल मैन द इंजरीज दैट दे देमसेल्फ प्रोक्योर मस्ट बी दियर स्कूल मास्टर्स। रीगन बोलती है, अपने पिता से ही बोलती है, यानी किंग लियर से ही बोलती है, पीपल लर्न थ्रू देयर ओन मिस्टेक्स। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज रीगन मीन, रीगन के कहने का मतलब क्या है जब ये लाइन बोलती है? रीगन अपने पिता से, किंग लियर से ये बात बोलती है कि ओ सर, अरे सर, टू विलफुल मैन, जो लोग चाहते हैं ना, जो इच्छुक होते हैं, द इंजरीज दैट दे देमसेल्फ प्रोक्योर, तो उन्हें जो कष्ट होते हैं, जो घाव होते हैं, जो धोखे मिले होते हैं, मस्ट बी दियर स्कूल मास्टर्स, उन्हीं से उन्हें सीखना चाहिए। यानी वो जो अपनी कमियां हैं, जो उनके साथ गलत हुआ है, उनसे उन्हें सीख लेनी चाहिए, उन्हें अपना स्कूल मास्टर समझना चाहिए, और आपने वो भी नहीं कर पाया। ठीक है, यानी आपने अपनी गलतियों से सीख नहीं ली। इन एक्ट 2 सीन 4 रीगन जस्टिफाइज हर हार्श ट्रीटमेंट। अब रीगन जो है बहुत गलत ट्रीटमेंट करती है लियर के साथ, तो उसे जस्टिफाई करने के लिए किंग लियर से ही बोलती है, ठीक है, कि तुम्हें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए थी और तुम वो भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी तक क्लास नहीं लाइक किया तो लाइक ज़रूर कर दें और लाइक बटन प्रेस कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।